तो मैंने लास्ट क्लास में वर्ड्स बता दिया था। मैमल्स का कुछ बात मैंने बताया था आपको, है ना? मैमल्स का कुछ इनिशियल डिस्क्रिप्शन मैंने बता दिया था आपको ना? ठीक है। तो हम डिस्कस कर रहे थे मैमल और कुछ मैंने आपको इनिशियल इंफॉर्मेशन बता दिया था मैमल्स के बारे में। अब देखो कुछ यूनिक चीज है मैमल्स के अंदर, जैसे मैंने बताया था आपको कि मैमल्स में ऐसा लिखा जाता है लोअर जॉ with a single bone called डेंटेली कहते हैं। देखिए रेप्टाइल्स वगैरह में जो देखो जॉ होता है ना, रेप्टाइल्स के जो लोअर जॉ होते हैं उसमें एक से ज्यादा बोन होता है। मैमल्स के लोअर जॉ में सिंगल बोन होता है जिसको डेंटरी कहा जाता है। समझ में आ गया? सिंगल बोन होता है लोअर जॉ में, इसको डेंटरी कहते हैं। केवल मैमल्स में ही होता है। बाकी सारे रेप्टाइल्स की बात करेंगे अगर आप, या प्रीवियस एम्फीबिया की बात भी करेंगे आप, तो उसका जो लोअर जॉ होता है उसमें एक से ज्यादा बोन होते हैं। तो लोअर जॉ विद ए सिंगल बोन इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैमल्स। ठीक है, फिर देखो टू सेट्स ऑफ टीथ कहते हैं। देखो एक इसमें डेसिडुअस टीथ होता है और एक परमानेंट टीथ होता है। देखो ये भी एक यूनिक फीचर होता है। देखो मैमल्स में कि दो तरह के दांत होते हैं। डेसिडुअस जो आप जानते हैं मिल्क टीथ वगैरह होता है ना, और परमानेंट टीथ भी होता है। तो ये भी एक यूनिक फीचर है मैमल्स का, है ना? फिर देखो कहते हैं हेटेरोडोंट कंडीशन ऑफ टीथ कहा जाता है। देखो ये जो टीथ के टाइप्स हैं, देखिए ये कई तरह के होते हैं। आप जानते हैं इंसिजर होता है, कैनाइन होता है, मोलर्स होता है, प्रीमोलर्स होता है, और ये भी मैमल्स का यूनिक फीचर है। आप जानते हैं कि अलग अलग मैमल्स में दांत का जो डेंटल फॉर्मूला है वो भी वेरी करता है, और डिफरेंट टाइप ऑफ डेंटल फॉर्मूला ये काफी एक यूनिक फीचर होता है। देखो मैमल्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए। तो हेटेरोडोंट कंडीशन ऑफ टीथ जानते हैं क्या होता है? इंसिजर है, केनाइन है, मोलर है, प्रीमोलर है, और जो डेंटल फॉर्मूला होता है देखो ऐसे याद रखिएगा, डिफरेंट डेंटल फॉर्मूला ये एक यूनिक फीचर है मैमल्स का। आप जानते हैं कि रैबिट में, है ना, अगर आपको अलग अलग एनिमल्स का, जैसे आप जानते हो कि ह्यूमन बींग्स में ये फॉर्मूला लिखते हैं एडल्ट के लिए 2123 और 2123 इंटू 2 लिखा जाता है ना? अगर आप रैबिट की बात करें, ये देखिए, तो ये रैबिट का डेंटल फॉर्मूला होता है। देखो अगर एलिफेंट की बात करें, ये देखिए, ये एलिफेंट का डेंटल फॉर्मूला होता है और ऐसे लिखा जाएगा, देखोगे इंटू 2। ये रैट का डेंटल फॉर्मूला है, देखिए। तो ये अलग अलग मैमल्स में देखिए आप, उसका जो दांत का बनावट है, उसका जो दांत का फॉर्मूला है वो भी डिफरेंट तरह का होता है। रैबिट का देखो ये होता है, ह्यूमंस का ये होता है। देखो एडल्ट ह्यूमंस की बात करें अगर, तो एलिफेंट का फॉर्मूला ये होता है। देखो
ये एलिफेंट के लिए होता है और ये रैट के लिए होता है। तो अलग अलग मैमल्स में ये जो डिफरेंट तरह के दांत का सेटअप होता है, ये भी एक यूनिक फीचर है, देखो, मैमल्स को एक दूसरे से डिस्टिंग्विश करने के लिए। समझ में आ गया बच्चों? ये भी याद रखिएगा। इसके बाद देखिए, फिर कहते हैं मैमल्स में मिडिल ईयर की बात करें अगर, मिडिल ईयर विथ 3 बोन्स, जिसको आप कहते हैं मैलियस, इंकस और स्टेप्स कहा जाता है। मिडिल ईयर में 3 हड्डियां होती हैं, पता आपको, मैलियस, इंकस और स्टेप्स कहते हैं। ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है मैमल्स का। ये मैलियस, इंकस, स्टेप्स कहीं और अवेलेबल नहीं है, ठीक है। इसके बाद देखो, आप जानते हैं कि आपके पास मस्कुलर डायफ्राम होता है, ये डायफ्राम भी एक कैरेक्टरिस्टिक है आपका, है ना। इसके बाद देखिए, अगर ब्रेन की बात करें तो डेवलप्ड सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहा जाता है। दिमाग तो सबके पास है ना, ब्रेन तो सबके पास है, लेकिन सबसे ज्यादा जो कैलकुलेटिव ब्रेन कहते हैं, इंटेलिजेंट ब्रेन कहते हैं, वो आपका होता है, क्योंकि आपका सेरेब्रल कॉर्टेक्स सबसे ज्यादा डेवलप होता है। तो डेवलप्ड सेरेब्रल कॉर्टेक्स ये भी एक आपका कैरेक्टरिस्टिक है आपके, मतलब पूरे मैमल्स की बात मैं कर रहा हूँ। ब्रेन तो हर जगह होता है, देखो, वो तो हर वर्टिब्रेट्स में होता है एक्चुअली, बट जो सबसे ज्यादा ब्रेन का इंपॉर्टेंट पार्ट जिसकी वजह से मैमल सबसे ज्यादा डेवलप्ड है, इट इज बिकॉज ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स। समझ में आ रहा है? ये भी याद रखिएगा। और फिर तो बाकी तो देखो, जानते हैं आप कि मैमल्स में 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व होता है, ये भी आप जानते हैं। फिर आप जानते हो इसमें देखो, वन पेयर मेटानेफ्रिक किडनी होता है, all mammals are ureotelic, all mammals are ureotelic कहते हैं, they excrete urea। excrete urea, ठीक है ना। फिर जानते हैं आप कि all mammals are डायसिस कहते हैं। मैमल्स में कोई हर्माफ्रोडाइट का केस नहीं होता, मैमल्स में हर्माफ्रोडाइट वाला कोई केस नहीं है। बिल्कुल सही बात है। अरे वेल पानी में रहता है, इसका मतलब थोड़ी वो यूरिया नहीं बनाएगा, उसका तो और ज्यादा कंसंट्रेटेड यूरिन होता है। याद रखिएगा, एक्वेटिक मैमल्स जो समंदर में रहते हैं वो कभी भी सॉल्टी वाटर का इंटेक नहीं करते, चाहे वो वेल हो चाहे वो डॉल्फिन हो। कोई भी एक्वेटिक मैमल्स जो मरीन वाटर में सर्वाइव करते हैं, दे नेवर टेक सॉल्टी वाटर, वो कभी पीते नहीं। मैंने फिर वही पूछ रहे हो, अरे मेटानेफ्रिक किडनी का नाम होता है, किडनी के टाइप्स मैंने बताया था आपको, मीजोनेफ्रिक, मेटानेफ्रिक, एडवांस किडनी कहा जाता है इसको। अब इसके एनाटॉमी में, हिस्टोलॉजी में जाने की जरूरत क्या है आपको, ठीक है। बिल्कुल सही बात है, सारे मैमल्स के पास 12 पेयर क्रेनियल नर्व होता है, बिल्कुल 100%, ठीक है। विदाउट एनी एक्सेप्शन सभी के पास 12 पेयर क्रेनियल नर्व होता है। 12 नहीं, 12 पेयर्स कहते हैं, 12 कहां छोड़ दिया, 12 पेयर लिखा हुआ देखो।
ठीक है, और देखो ऑल आर डाइसियस, इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, और ये याद रखिएगा कि अब देखो ये तो एक जनरलाइज था, मैंने बता दिया आपको। अब थोड़ा सा जो डिफरेंस है, अब ये पता चलेगा इसकी क्लासिफिकेशन वाले पार्ट में, मैमल्स के जो टाइप्स होते हैं। अब हम बात करें अगर मैमल्स के टाइप करें, तो मैमल एक क्लास है एक्चुअली। इस मैमल को हम डिवाइड करते हैं दो अलग अलग सब क्लास में। देखिए, एक को कहते हैं प्रोटोथेरिया और एक को कहते हैं थेरिया। तो मैमल का दो टाइप है। देखिए, मैमल्स के ये दो टाइप हैं, प्रोटोथेरिया एंड थेरिया। और याद रखना ये सब क्लास है इसका। देखो, इसे कहते हैं एग लेइंग, इसे कहते हैं एग लेइंग, मतलब ये ओविपेरस होता है। और थेरिया जो होता है, देखो इसको विविपेरस कहा जाता है। बर्थ ऑफ यंग वन जानते हैं आप, है ना? तो दोज मैमल्स हु गिव बर्थ ऑफ यंग वन, उसे थेरिया कहते हैं, थेरिया। ये सब क्लास है एक्चुअली। तो इसमें अंडे देने वाले भी होते हैं और बच्चे देने वाले भी होते हैं। समझ में आ गया? और पता है आपको कि जो प्रोटोथेरिया होता है, इसमें कहा जाता है, देखो, मेमोरी ग्लैंड विदाउट निपल कहते हैं। ग्लैंड तो होता है बट ऐसा कोई पॉइंट नहीं है मिल्क के, वो पूरे मेमोरी ग्लैंड से ऊज आउट होता रहता है। तो निपल नहीं होते हैं यहाँ पर, है ना? बट यहाँ याद रखिएगा, यहाँ लिखते हैं मेमोरी ग्लैंड विथ निपल कहा जाता है। तो याद रखना इसमें, क्योंकि इसमें जो डेवलपमेंट है एक्सटर्नल होता है, एक्सटर्नल डेवलपमेंट है। देखो यहाँ, क्योंकि अंडे में डेवलपमेंट होना है, और यहां लिखते हैं इंटरनल डेवलपमेंट होता है। ये समझ में आ रहा है ना? अरे जब डेवलपमेंट एक के अंदर होगा तो इसे क्या बोलेंगे? इसे कहते हैं एक्सटर्नल डेवलपमेंट, क्योंकि एक अंडा तो बाहर आ गया ना। और यहाँ क्या होता है बताओ? क्योंकि यंगवन का बर्थ होता है तो कैसा होगा? इंटरनल डेवलपमेंट कहते हैं। अब पता है आपको कि डेवलपमेंट अगर एक्सटर्नल है यहाँ पर, तो यहाँ प्लासेंटा क्या होगा बताओ? यहाँ प्लासेंटा नहीं होता, प्लासेंटा एब्सेंट होता है। और यहाँ देखिए, प्लासेंटा यहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो एक में प्लेसेंटा होता है और एक में प्लेसेंटा नहीं होता। और ये भी याद रखना कि यहां पर क्लोइका मिलता है, क्लोइका इज प्रेजेंट, और थीरिया में एनएस मिलता है, एनएस इज प्रेजेंट। तो ये भी डिफरेंस देखिए, एक जगह क्लोइका है और एक जगह क्या बताओ? एनएस की बात करते हैं। तो ये एक डिफरेंस है प्रोटोथेरिया में और थेरिया में, जो सब क्लास है इसका। और आप जानते हैं कि ये जो प्रोटोथेरिया है, आप इसके बारे में जानते हैं, एग्जाम्पल में प्लेटिपस आता है, इसमें स्पाइनी एंट ईटर भी आता है, इसी को इकिडना कहते हैं। इकिडना नाम सुना होगा आपने, इकिडना का, इकिडना कहते हैं इसको। देखो,
और प्लेटिपस को ऑर्निथोरिंकस कहा जाता है। ऑर्निथोरिंकस स्पेलिंग देख लीजिएगा, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। हाँ जी बच्चों, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? प्रोटोथेरिया का यही तो एग्जाम्पल आप याद रखिएगा। प्लेटिपस, जिसे ऑर्निथोरिंकस भी कहा जाता है, और स्पाइनी एंट ईटर, देखो एक टर्म यूज किया गया है स्पाइनी एंट ईटर, जो कि जिसका साइंटिफिक नेम इकिडना होता है। स्पाइनी एंट ईटर नाम है, स्पाइनी एंट ईटर, इकिडना इसका साइंटिफिक नेम है। एग्जाम्पल है ये प्रोटोथेरिया का, ये एग लेइंग मैमल का एग्जाम्पल है। समझ में आ गया जी सब? ये अंडे देने वाले मैमल्स हैं। और याद रखिएगा, प्लेटिपस को कनेक्टिंग लिंक भी कहते हैं रेप्टाइल्स और मैमल्स के बीच का। देख लें इसको, प्लेटिपस को कनेक्टिंग लिंक कहते हैं। प्लेटिपस को कनेक्टिंग लिंक भी कहा जाता है। प्लेटिपस को कनेक्टिंग लिंक भी कहते हैं रेप्टाइल्स और मैमल्स के बीच का। समझ में आ गया? चलिए अब देखो यहां पर, अब यहां देखिए, ये जो थेरिया होता है ना, थेरिया, ये दो तरह का होता है। एक को कहते हैं मेटाथेरिया, और एक को कहते हैं यूथेरिया। मतलब थेरिया का दो ग्रुप है। देखो, इसको इंफ्रा क्लास कहते हैं, एक्चुअली इंफ्रा क्लास कहा जाता है। देखो, मेटाथेरिया और यूथेरिया कहते हैं। आपको पता है कि मेटाथेरिया को पाउच्ड मैमल और इसको मार्सुपियल्स भी कहते हैं। इसको मार्सुपियल्स भी कहते हैं। मेटाथेरिया को पाउच्ड मैमल और मार्सुपियल्स भी कहा जाता है। पता है ना? हाँ जी बच्चों, ये पता है ना आपको? हाँ जी। और जो यूथेरिया है, इसको ट्रू प्लेसेंटल मैमल कहा जाता है। इसमें जो होता है, देखो यहां लिखते हैं पुअरली डेवलप्ड प्लेसेंटा होता है। देखो, प्लेसेंटा यहां पे बहुत डेवलप नहीं होता मेटाथेरिया में। और यहां याद रखिएगा, ये एक तरह का वेल डेवलप्ड एलेंटो कॉरियोनिक प्लेसेंटा कहता है, जो बहुत डेवलप्ड होता है। वेल डेवलप्ड प्लेसेंटा कहते हैं, एलेंटो कॉरियोनिक प्लेसेंटा। वैसे इसके प्लेसेंटा को योग सैक प्लेसेंटा भी कहा जाता है। योग सैक प्लेसेंटा कहते हैं, जो बहुत ज्यादा डेवलप नहीं होता। मेटाथेरिया के प्लेसेंटा को योग सैक प्लेसेंटा कहते हैं, जो बहुत डेवलप नहीं है इसमें। बट यूथेरिया का जो प्लेसेंटा होता है, ये ज्यादा डेवलप्ड है, वेल डेवलप्ड कहते हैं। इसे एलेंटो कॉरियोनिक प्लेसेंटा कहा जाता है ना? और याद रखना कि मेटाथेरिया में एक टर्म यूज करते हैं, देखो, इमैच्योर बर्थ होता है। जो उसका बच्चा होता है ना, वो इमैच्योर फॉर्म में पैदा होता है, बिना मदर के नरिशमेंट के वो सरवाइव नहीं कर सकता।
तभी तो देखो प्लेसेंटा बहुत ज्यादा डेवलप्ड है नहीं, तो बर्थ ज्यादा मैच्योर नहीं होता, डेवलपमेंट इंटरनली होता है, लेकिन बच्चा पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ और वो बॉडी से बाहर आ गया। देखो, तो इमैच्योर बर्थ कहते हैं, इमैच्योर बर्थ मेटाथेरिया में। विविपेरस तो होता ये भी है, कई लोगों को लगता है कंगारू ओविपेरस है, अरे कंगारू भी विविपेरस ही होता है, बट उसके बच्चे मैच्योर पैदा नहीं होते। लेकिन यूथ एरिया में क्या है, देखो मैच्योर बर्थ होता है। यूथ एरिया में मैच्योर बर्थ कहते हैं। और इधर बताओ क्या होता है, इमैच्योर बर्थ कहते हैं। ठीक है ना। अब रहा एग्जाम्पल की बात, तो आप जानते हैं, देखिए, तो इसी में एग्जाम्पल आता है कैंगारू का, मैक्रोपस शायद नाम दिया हो एनसीईआरटी में इसमें। और भी कई सारे नाम है, देखो ओपोसम इसमें आता है ना। और भी आपके, आप देखना जो आपके एनसीईआरटी में, जो एनसीईआरटी में जो इवोल्यूशन का चैप्टर है, उसमें मेनी मार्सुपियल्स आर गिवन इन योर बुक। हाँ जी, ये चूंकि लोकलाइज्ड हैं, मार्सुपियल्स आप जानते हैं ऑस्ट्रेलिया में है, तो बहुत सारे नाम है, टेस्मेनियन कैट, टेस्मेनियन वोल्फ, है ना, कोआला बियर, बहुत सारे नाम दिए गए हैं उसमें, तो वो नाम आप वहां पे देख सकते हैं, है ना। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट नाम यहाँ पर है आपके लिए इंपॉर्टेंट है कंगारू। कंगारू को मेटाथेरिया कहा जाता है, इसको पाउच मैमल कहते हैं, है ना। बाकी आप जिससे बिलोंग करते हैं वो यूथ एरिया है, देखिए। और आप जानते हो कि अगर आप यूथ एरिया की बात करें, देखिए, अगर मैं बताऊं आपको यूथ एरिया में, तो देखो इसमें जैसे आप जानते हैं कई सारे ऑर्डर्स हैं, इसमें प्राइमेटा आता है एक ऑर्डर, ये ऑर्डर है, देखिए चलिए, यूथ एरिया का ये ऑर्डर है। प्राइमेटा में आप जानते हैं ह्यूमंस आते हैं, एप भी आता है और मंकी भी आता है, और इन सब में जानते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। प्राइमेट्स कहते हैं इसको, ये ऑर्डर है, यूथेरिया का ऑर्डर है ये प्राइमेटा। इसके अलावा देखो सीटेसिया कहते हैं, ये भी एक ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर की बात करें तो इसमें आते हैं एक्वेटिक मैमल्स। जो कार्निवोरस होते हैं एक्चुअली, और इसी में नाम आता है व्हेल का, डॉल्फिन का, डेल्फाइनस, है ना। फिर आप जानते देखो एक नाम आता है इसमें चैरोपेरा का, ये इसमें फ्लाइंग मैमल्स आते हैं, देखो जिसमें आप जानते हैं बैट वगैरह आता है ना। इसके अलावा देखिए यहाँ पर एक नाम है पेरिसो डेक्टाइला कहते हैं, इसमें हॉर्स वगैरह आता है ना, घोड़े गधे इसी में आते हैं, पेरिसो डेक्टाइला कहते हैं। और एक नाम इसमें आता है देखो एट्रियो डेक्टाइला कहते हैं,
इसमें काऊ बफेलो वगैरह आता है, गोट भी आता है ना, शीप वगैरह भी इसमें आता है। गोरिल्ला एप है, अरे गोरिल्ला, ओरेंगुटैन, चिंपैंजी, ये तुम्हें पता नहीं कि एप में आता है। एट्रियोडैक्टाइला, काऊ बफेलो गोट शीप वगैरह इसमें आता है। देखो, और ये दोनों जो होता है, देखो इसको हर्बीवोरस कहा जाता है, अंगुलेट्स कहते हैं, इसलिए हर्बीवोरस अंगुलेट्स कहा जाता है। ये एनिमल अपने पैरों के टिप पे मूव करते हैं, ये खुर पे चलते हैं ना, देखा होगा उनका पैर का जो आगे का पार्ट पॉइंट थोड़ा सा रहता है आगे निकला हुआ। अंगुलेट्स जो अपने फिंगर के टिप पे मूव करते हैं, पेरिसोडैक्टाइला, एट्रियोडैक्टाइला, ये नाम आप जानते हैं। हॉर्स, एस वगैरह, गधे वगैरह इसी में आते हैं, पेरिसोडैक्टाइला वाले ग्रुप में आते हैं। और गाय, भैंस, बकरी वगैरह जो है, इसको एट्रियोडैक्टाइला कहा जाता है। और देखो, जो नंबर 6 है, कार्निवोरा, ये ऑर्डर है एक्चुअली, इसमें लॉन्ग कैनाइंस मिलते हैं। लॉन्ग कैनाइंस की बात करते हैं, देखो इसमें इसी में लायन, डॉग, टाइगर, आलू भालू सब इसी में आते हैं, है ना, लायन, डॉग, टाइगर, कैट, व्हाटएवर। इनके कैनाइंस बड़े बड़े होते हैं, है ना, और ये फ्लेश को टीयर करते हैं, कार्निवोरा कहा जाता है इसको। और एक नाम देखो इसमें आता है, प्रोबिसिडा, प्रोबिसिडा कहते हैं, जिसमें एलिफेंट वगैरह आता है, जिसको लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल मैमल कहा जाता है। एलिफेंट को लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल मैमल कहते हैं। और आप जानते हैं ब्लू व्हेल वगैरह जो होता है, ब्लू व्हेल, इसको लार्जेस्ट मैमल कहा जाता है। अगर लार्जेस्ट मैमल की बात करें तो ब्लू व्हेल है, बट अगर लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल मैमल की बात करेंगे आप तो एलिफेंट होता है। ब्लू व्हेल भी इसी में आता है, देखो सिटेसिया वाले ग्रुप में आता है, ठीक है ना। तो लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल मैमल एलिफेंट होता है, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। प्रोबिसिडा ये भी एक ऑर्डर का नाम होता है। और देखो एक नाम आता है रोडेंसिया, ये सबसे बड़ा ऑर्डर है, इसे लार्जेस्ट ऑर्डर कहा जाता है मैमल का। और इसी में रैट आता है, माइस आता है, स्क्विरल वगैरह आता है। ठीक है, रोडेंसिया, देखो ये सबसे बड़ा ऑर्डर होता है, लार्जेस्ट ऑर्डर कहते हैं, देखो इसको रोडेंसिया को। बेटा जिराफ वगैरह सब इसी में है, एट्रियो या पेरिसो वाले ग्रुप में आता है। देख चले एग्जांपल में, जिराफ, कैमल, पिग, ये सारे एनिमल्स इसी दोनों ग्रुप में रहते हैं, पेरिसो में या एट्रियो में होता है। होपफुली ये एट्रियो वाले ग्रुप में मिलेगा आपको, ठीक है, पेरिसो या एट्रियो वाले ग्रुप में मिलते हैं सबके सब। ये सभी हर्बीवोरस होते हैं। तो ये मैंने बता दिया, देखिए कुछ पर्टिकुलर ऑर्डर, वैसे तो ऑर्डर वगैरह
आपके लिए ये बता तो दिया, रोडेंसिया। लास्ट ऑर्डर नहीं, ऑर्डर तो और भी बहुत सारे हैं, और सबको याद करने की जरूरत नहीं है आपको। ये नाम सारे जो बता दिए वो याद रखिएगा। रोडेंसिया कहते हैं, रोडेंसिया। ये सबसे बड़ा ऑर्डर है, लार्जेस्ट ऑर्डर ऑफ मैमल कहते हैं। ब्लू व्हेल को लार्जेस्ट मैमल कहा जाता है। ब्लू व्हेल को लार्जेस्ट लिविंग क्रिएचर भी कहते हैं एक्चुअली। अमॉन्ग द एनिमल सबसे बड़ा स्ट्रक्चर ब्लू व्हेल का ही होता है। सबसे बड़ा एनिमल कह सकते हैं आप इसको, मैमल तो है ही ये। बट अगर आप लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल मैमल की बात करते हैं, जमीन पे रहते हैं, उसमें एलिफेंट आता है। बेटा वो सभी श्रीव, मोल, ये सभी मतलब ये सभी मैमल्स का एक ऑर्डर है। ये मेरे ख्याल से इडेंटेटा वाला ग्रुप होता है। देखो वही ना, देखो इतने सारे कहानी क्यों तुम लोग यार, जिस चीज को मैं अवॉइड करना चाहते हैं तुम लोग उस पर वापस चले आते हैं। मैं चाहता हूँ कि ये चीज कितनी चीजों को दबा दूं अंदर, लेकिन तुम लोग फिर वहीं श्रीव मोल से पहुंच गए। अरे इडेंटेटा एक ऑर्डर का नाम है, इसी में श्रीव मोल्स वगैरह भी आते हैं। बेटा 19 ऑर्डर हैं टोटल, 19 ऑर्डर। लोगों को प्राइमेटा के बारे में पता नहीं होता और 19 ऑर्डर के बारे में पूछते हैं, तो इट इज ऑल सेंसलेस। 8-9 बता तो दिया यार, अभी भी पेट नहीं भरा आप लोगों का? और भी बताऊं फिर? क्यों तुम लोग ज्यादा पढ़ने की कोशिश में रहते हो भाई? बेटा मैं लास्ट क्लास में बता चुका था कि 7 सर्वाइकल वर्टिब्री स्लॉथ्स में नहीं होता। स्लॉथ्स में, अर्माडिलोज वगैरह में नहीं होता ये। सॉरी, इडेंटेटा वाले ग्रुप में देखो, इसी में आते हैं, इसी में स्लॉथ वगैरह आता है। एक और देखो ऑर्डर होता है, इसको इंसेक्टिवोरा कहते हैं, इंसेक्टिवोरा कहा जाता है। इसी में आते हैं श्रीव, और इसी में आते हैं मोल्स वगैरह भी। देखो इडेंटेटा, इडेंटेटा वाले ग्रुप में स्लॉथ आता है, स्लॉथ जिसमें फ्रंट टीथ होता ही नहीं है, आगे वाले दांत नहीं होते इनमें, इडेंटेटा वाले ग्रुप में। और जो श्रीव वगैरह होता है, मोल्स वगैरह जो होते हैं, इसको कहते हैं इंसेक्टिवोरा कहा जाता है, इंसेक्टिवोरा। प्रिमिटिव मैमल्स हैं एक्चुअली ये। इंसेक्टिवोरा, जैसे एनसीईआरटी में लिखा भी कि इवोल्यूशन वाले चैप्टर में, कि जहां से बाकी सारे मैमल्स इवॉल्व हुए, पहला मैमल जो इवॉल्व हुआ था प्लेसेंटल मैमल, वो इंसेक्टिवोरा था, जिसको श्रीव या मोल्स में, श्रीव एक्चुअली कहा जाता है, इंसेक्टिवोरस मैमल्स कहते हैं इसको। तो श्रीव, मोल्स वगैरह इंसेक्टिवोरा में आता है, और स्लॉथ, अर्माडिलोज वगैरह इडेंटेटा में आता है। ऑर्डर का नाम है देखो ये। तो ना करते करते भी 10 ऑर्डर तो बता दिया गया आपको। और बहुत साल पहले, लॉन्ग लॉन्ग टाइम्स ईयर एगो, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि हॉर्स का ऑर्डर क्या होता है। हाँ, श्रीव इंसेक्टिवोरस मैमल्स जैसे होते हैं, रैट लाइक, क्या ऐसा नहीं कह सकते आप इसको, प्रिमिटिव मैमल्स हैं एक्चुअली। रैट अलग ऑर्डर में होता है, रैट को रोडेंसिया कहते हैं, और श्रीव वगैरह इंसेक्टिवोरा में आते हैं, ये इंसेक्ट को फीड करते हैं। ठीक है बच्चों? तो बहुत साल पहले आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि हॉर्स का ऑर्डर क्या होता है, क्योंकि आपके एनसीईआरटी के शायद फर्स्ट सेकंड चैप्टर में हॉर्स का ऑर्डर दिया गया है। तो ये एक कुछ प्रोबेबल ऑर्डर्स के नाम है जो आपको बता दिया गया, 10 ऑर्डर मैंने बता दिया आपको। तो थोड़ा सा इसको एक बार देख लीजिएगा, याद रहना चाहिए। ठीक है? एंड दैट्स ऑल अबाउट द क्लास मेमेलिया। समझ में आ गया बच्चों? तो हमने खत्म किया चैप्टर एनिमल किंगडम। यस, कुछ नए बच्चों का जो डार्विन वाले बच्चे हैं, उनका शायद कुछ फाइलम छूट गया है। मैं पूछता हूँ सर से कैसे ऐसे कंप्लीट करना है, बट ये मैं अल्टरनेटिव क्लास का अरेंजमेंट करूंगा, ठीक है, ताकि वो चैप्टर आपका हो जाए।
चलिए अब मैं करवा दूंगा। ये जो प्रोटोजोआ वाला पार्ट है, ये जब हम डिस्कस करेंगे ना, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, तो वहां पर इसके बारे में बता दूंगा आपको। ठीक है, अभी जरूरत नहीं है। चलिए तो स्टार्ट करें नया चैप्टर अब, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स। ठीक है, चलिए इसको मिटा दूं अब। सबने लिख लिया इसको? ओके, दैट्स गुड। और देखो, ये एक चीज याद रखना कि एनिमल किंगडम का जो कोई इसका कोई बाउंड्री जैसा बताना बड़ा मुश्किल है। मतलब ये एक बहुत बड़ा वास्ट चैप्टर है ना? एक फाइलम पे मोटी-मोटी किताबें आती हैं एक्चुअली। लेकिन आपको उस लेवल पे तो पढ़ना नहीं है। अब कहाँ पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, इसका एक बड़ा इसमें उधेड़-बुन रहता है ना? तो आपको ये करना है कि आप एनसीईआरटी को लेके जब बैठते हैं, तो एनसीईआरटी को तो ज़रूर पढ़ना है आपको, और आपके नोट्स में भी from the very first time, I'm very honestly I'm telling you, from the very first time, I have cut down a lot in my, जो जितना मैं पढ़ाता था पहले, उसमें बहुत सारा कंटेंट मैंने हटा दिया है। मुझे लगता है ये सब बकवास है, बेफिजूल का आपके ऊपर एक ना वो लाइन्स बता दिए जाते हैं कि ये भी पढ़ लो, वो भी पढ़ लो, जिसका कोई यूज नहीं होता। हाँ जी बच्चों, समझ में आ गया मैं क्या? हाँ मिल बेटा, रिकॉर्डेड लेक्चर तो है ही। अब मैं कहाँ से एक्चुअली, आई एम इन दिल्ली, और वहाँ पर वहाँ पर कपिल सर हैं जो सारा चीज़ देखते हैं, तो उनसे कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा आपको। और चूँकि इतनी सारी क्लासेस हैं, देखो ड्रॉपर का भी क्लास है, 11th का भी क्लास है, 12th का भी क्लास है। अब वो कैसे वीडियो मैनेज कर रहे हैं मुझे पता नहीं है, मैं तो पढ़ा देता हूँ, रिकॉर्डिंग होता है, रिकॉर्डिंग लिखा नज़र आता है कि रिकॉर्डिंग हो रहा है। अब ये रिकॉर्डिंग कहाँ हो रहा है, कौन कर रहा है, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं होती एक्चुअली। बट आप कोशिश कीजिए कि जब आप सेंटर पे जाते हैं ना, बिल्कुल सही बात है। रजनीश को पता चल गया लास्ट ईयर के रेस्पेक्ट में आधा हुआ है। बेटा ये आधा भी ज्यादा है मिस्टर रजनीश शर्मा जी, ये आधा भी ज्यादा ही है। मैंने बहुत कुछ कम किया है, लेकिन फिर भी इतना तो, इतना पढ़ लीजिएगा। अब आप कम मत करना इसको, अब आप अपने तरीके से कम मत करना, आप इतना जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और एनसीईआरटी का एक भी लाइन आपके नोट से अलग नहीं होना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं बेटे, इसलिए मैंने थोड़ा छोटा कर दिया इसको। और याद रखना कि एनसीईआरटी का एक भी लाइन आपके नोट्स से मिस नहीं होना चाहिए। बेटा सेंटर पे अब देखो, एक्चुअली दिल्ली वाला जो कंडीशन थोड़ा सा है, आई एम थिंकिंग अबाउट योर सेफ्टी। मिश्रा जी गए उस दिन करनाल वहां पर, और उनको कह रहे हैं अब कोरोना वाला सिम्टम उनको आ रहा है। तो आई एम वेरी मच थोड़ा सा फियर भी रहता है यार, कहाँ जाऊं कहाँ ना जाऊं। और दिल्ली वाला केस आप जानते हैं कि थोड़ा सा यहाँ पर कंडीशन ज्यादा ही क्रिटिकल है। कोशिश कर रहा हूँ अवॉइड करने का, बट सुन आई विल बी देयर। थोड़ा सा कंडीशन ठीक हो जाने दो, ताकि आप लोगों का भी सेफ्टी हो। पता चला कि मैं गया और मैं ही वहां पर कोरोना सेंटर बन गया, और मेरे साथ कई लोग चले गए क्वारंटाइन में। तो आप लोग तो कुछ भी, जो भी आपके पास जो डाउट्स हैं वो आप फ्रिक्वेंटली पूछिए आप। और कई बच्चों के डाउट्स आते हैं, ऐसा कुछ मेरे जाने से और मेरे यहाँ रहने से आपके एजुकेशन पे फर्क नहीं पड़ेगा। आपको जो भी पूछना है, जो भी समझना है, आप बेहिचक आप व्हाट्सएप पे, या अभी क्लासेस होती हैं, आप अभी भी ऐसे कुछ पूछ सकते हैं। और मैं कोशिश करूंगा कि एक आध क्लास में केवल डाउट के लिए रखूं, ताकि जितने बच्चों के डाउट्स हैं वो भी सॉल्व होता रहे। तो ये, और ये करना आप देखो, कल भी मेरी क्लास है सुबह में, तो पहला जो हाफ एन आवर है, मैं वो पूरा डाउट के लिए रखा हुआ है। जितने बच्चों के एनिमल किंगडम के डाउट्स हैं वो आप पूछ सकते हैं। आप ऐसा करना कि जिनके डाउट्स हैं वो क्वेश्चन पहले व्हाट्सएप पे डाल दें, मेरे पास आ जाएगा, और मैं नाम से बता दूंगा कि ये इसका आंसर, ये इसका आंसर ये। तो जिन बच्चों के अपने डाउट्स हैं
और ज्यादा डाउट्स होगा नहीं, जहां तक मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा डाउट नहीं होगा। तो आप व्हाट्सएप पे पूछिए और मैं उसका आंसर आपके उस पर बता दूंगा सुबह कल आधे घंटे की पहले क्लास में। तो आपको बहुत जल्दी इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेना है। 2 से 3 क्वेश्चन यहां से पूछे जाएंगे और ये पूछे ही जाएंगे, इसमें कहीं कोई डाउट वाली बात नहीं है। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करें, नया चैप्टर स्टार्ट करें। ओके, दैट्स गुड। चलिए, और एक चीज बता देता हूं आपको कि 11th क्लास का जो ह्यूमन फिजियोलॉजी का जो भी जितना चैप्टर्स है, उस चैप्टर का हर चैप्टर के 30, 35, 40 क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन कहीं मिलना नहीं आपको। एक एक क्वेश्चन मान लो कि 10 क्वेश्चन के बराबर है। उस क्वेश्चन का पूरा एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन फ्रॉम द एनिमल, फ्रॉम द डाइजेस्टिव सिस्टम, न्यूट्रिशन से लेके एंडोक्राइन तक, ये आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। मेरे नाम पे आप सर्च कर कीजिएगा। हर चैप्टर के 25, 30, 40 क्वेश्चन हैं, वेल एक्सप्लेन्ड क्वेश्चन है, इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है, और फिर पूरा एक्सप्लेन किया गया है। तो अभी से बता देता हूं मैं आपको, वहां से भी आप, तो फिजियोलॉजी का पूरा वो पार्ट है, फिर उस क्वेश्चन से अलग कुछ भी नहीं पूछा जा सकता है आपसे। हर चीज एक्सप्लेन्ड है उसके अंदर। वो तो चैप्टर आएगा तो आप उसको देखते रहिएगा धीरे धीरे साथ में। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। बेटा डॉक्टर के मनीष, डॉक्टर कुमार मनीष के नाम से सर्च कर लेना। डॉक्टर कुमार मनीष, DRKUMARMANISH। ठीक है, चलिए अब देखो इस चैप्टर में बेसिकली देखा जाए तो कहानी इसमें यही है। इसमें आपको टिश्यूज के बारे में पढ़ना है और एक पार्ट इसमें है मॉर्फोलॉजी ऑफ एनिमल्स करना। और फिर यहाँ कंफ्यूजन है कि सर मॉर्फोलॉजी ऑफ एनिमल्स में क्या करें। देखिए इसमें तो वैसे तो आपकी बुक में कॉकरोच है दिया हुआ है, अर्थवर्म दिया गया है और फ्रॉग दिया गया है। यार ना अर्थवर्म फ्रॉग का आपको जनरल जो कैरेक्टरिस्टिक है, और ये हम डिस्कस कर चुके हैं एनिमल किंगडम में, उतना ही पढ़ना है, बहुत ज्यादा इसमें नहीं करना आपको। तो ये तो आपके सिलेबस में वैसे भी नहीं है, नहीं है इसके अंदर, ये है ना। हमें पढ़ना है यहाँ, बताओ कॉकरोच के बारे में। समझ में आ गया आपको? तो अर्थवर्म फ्रॉग का जो जनरल बिहेवियर है कि एनिलिडा और एम्फीबिया में क्या होता है, ये तो हम क्लासिफिकेशन वाले पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं, है ना। तो इसको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। यहाँ केवल आप डिस्कस करेंगे कॉकरोच के मॉर्फोलॉजी। और इस बार भी देखो, अगर नीट के एग्जाम में दिया है तो कहीं अर्थवर्म फ्रॉग नहीं था। क्वेश्चन अगर पूछा भी गया है तो कॉकरोच से पूछा गया है, पूछा गया था ना कॉकरोच से क्वेश्चन। हाँ तो बस, तो ज्यादा आप अर्थवर्म फ्रॉग के चक्कर में मत रहिएगा, केवल आपको कॉकरोच के बारे में स्टडी करना है। समझ में आ गया बच्चों? चलिए स्टार्ट विद टिश्यूज। देखो
तो देखो कहते हैं टिश्यूज क्या होता है, अगर आप इसको ऑब्जेक्टिव तरीके से देखें, टिश्यूज आर ग्रुप ऑफ सेल्स of similar embryonic origin, similar embryonic origin and specialized to perform specific फंक्शन कहते हैं। और ये इसका नेचर देखा जाए तो ये सॉलिड भी होता है, सेमी सॉलिड भी होता है और लिक्विड भी हो सकता है। तो देखो मैंने टिश्यूज को अगर आप उसका डेफिनेशन देखेंगे आप, तो टिश्यूज जानते हैं आप, टिश्यूज आर ग्रुप ऑफ सेल्स ऑफ सिमिलर embryonic origin and specialized to perform a specific function, and it may be solid, semi solid और liquid। फ्लूइड भी होता है जानते हैं, ब्लड वगैरह जानते हैं आप, इसमें बोन्स भी होता है, कुछ सेमी सॉलिड फॉर्म भी होता है। तो टिश्यूज क्या है बताओ? वैसे आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनके सेल्स अकेला काम कर सकता है। अगर आप एनसीईआरटी का फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे आप, उसमें लिखा हुआ है कि सेल्स कैन डू इंडिपेंडेंटली देयर फंक्शन, क्योंकि आप जानते हैं कि सेल्स को स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है, तो वो अलग से काम कर सकता है, सिंपल अकेला काम कर सकता है वो, लेकिन सेल्डमली, ऐसा लिखा हुआ है देखो, सेल्डम, ऐसा होता नहीं है। मल्टी सेलुलर्स में सेल्स का एक ग्रुप बन जाता है और वो मिलकर एक जैसा काम करता है। अकेला काम कर सकता है बट करता नहीं है। मल्टी सेलुलर्स में वो ग्रुप में आते हैं और ग्रुप में आने के बाद वो अपने फंक्शंस को स्पेशलाइज कर लेते हैं, हमें ये करना है, हमें ये करना है, हमें ये करना है। तो ये है टिश्यूज का डेफिनेशन। और आप जानते हैं कि जितने भी एनिमल्स हैं एक्सेप्ट पॉलीफेरा, जितने भी एनिमल्स हैं उनमें टिश्यूज आर प्रेजेंट। तो टिश्यूज का जो प्रेजेंस है इन ऑल एनिमल्स कहते हैं, इन ऑल एनिमल्स एक्सेप्ट, क्या बताओ, पॉलीफेरा कहते हैं। सभी एनिमल्स में टिश्यूज होते हैं, एक्सेप्शन एक ही है इसमें, और उसका नाम बताओ क्या है, बताओ, एक्सेप्ट पॉलीफेरा। आप जानते हैं सिलेंट्रेटा से लेके मैमल्स तक टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। और सभी में देखो, अगर आप देखें तो टिश्यूज के 4 जो टाइप्स बताए जाते हैं। अब देखो यहाँ देखिए वैसे, और यहाँ देखिए, अगर आप टाइप्स की बात करें तो आप जानते हो कि ये 4 तरह के होते हैं। एपिथेलियल टिश्यूज होता है, कनेक्टिव होता है, मस्कुलर होता है और नर्वस टिश्यूज होता है। न्यूरल टिश्यूज भी कहते हैं इसको, न्यूरल भी कहा जाता है। देखिए, तो ये 4 तरह के होते हैं एनिमल्स में, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड नर्वस, जिसको न्यूरल टिश्यूज भी कहा जाता है। और ये पता है आपको कि एपिथेलिया में, कनेक्टिव में, अगर आप 2 मेन डिफरेंस की बात करें, उसके ऑरिजिन और फंक्शन के बेसिस पे देखो, तो ये जानते हैं कि इसका ऑरिजिन जो होता है देखो, वो एक्टोडर्म से भी होता है। एक्टो
मीजो एंडोडर्मल कहते हैं। तो इपिथेलिया का ओरिजिन तीनों ही जर्म्स लेयर से होता है, F2 से भी होता है, मीजो से भी होता है और एंडो से भी होता है। जबकि अगर कनेक्टिव की बात करें तो कनेक्टिव का ओरिजिन मीजोडर्मल होता है, मस्कुलर का ओरिजिन भी मीजो ही लिखते हैं। एक आध एक्सेप्शन कहीं पर है तो ज्यादा उसमें जाने की जरूरत नहीं है आपको, बस याद रखिएगा कनेक्टिव और मस्कुलर मीजोडर्म से अपेयर होता है। और जो नीडल है देखो, इसका ओरिजिन एक्टोडर्मल होता है। ठीक है बच्चों, तो ये तो हो गया ओरिजिन का डिफरेंस। फिर आप देखिए एपिथेलिया का जो फंक्शन है, कवरिंग द एक्सटर्नल body parts exposed to external environment कहते हैं। इसके अलावा देखो कवरिंग अराउंड द internal body organs, coelomic cavity, देखो तो ये कवरिंग का काम करता है, इसको मेनली कवरिंग भी कहते हैं। और एक और बात करें तो लिखते हैं फॉर्मेशन ऑफ ग्लैंड्स, फॉर्मेशन ऑफ ग्लैंड्स की बात करते हैं। तो देखो एपिथेलिया का मेन जो फंक्शन है वो कवर के लिए होता है, ऑर्गन्स को कवर करता है इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी। अगर आप स्किन की बात करें एपिथेलिया का पार्ट होता है, बिल्कुल होता है, लिखा हुआ ना कवरिंग अराउंड द इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स, सिलोमिक कैविटी, वहां भी होता है, ब्लड वेसल्स में भी होता है ये। और जो ग्लैंड्स वगैरह होते हैं एक्सोक्राइन एंडोक्राइन, इसका फॉर्मेशन भी एपिथेलिया से ही होता है। समझ में आ गया बच्चों? ठीक है ना? और देखो कनेक्टिव की बात करें तो ये होता है सपोर्ट एंड अटैचमेंट। स्टोरेज में आता है ये। इम्यूनिटी में आता है ये, देखिए सपोर्ट में आता है, अटैचमेंट में आता है। हाँ जी, मास में उसका सबसे ज्यादा अगर आप वेट की बात करें तो मस्कुलर का होता है। तो कनेक्टिव का जो मेन रोल है देखो, वो ऑर्गन्स का मतलब आप कह सकते हैं प्रोटेक्शन का भी काम करता है, सपोर्ट के लिए होता है, अटैचमेंट के लिए होता है, स्टोरेज के लिए होता है, इम्यूनिटी के लिए होता है। आप जानते हैं ब्लड वगैरह जो है, जो लिम्फोसाइट्स वगैरह होते हैं या एडिपोज टिश्यूज की बात करते हैं, स्टोरेज के लिए होता है वो। ठीक है। और मस्कुलर की बात करें देखो, तो ये जो होता है देखो, ये कहते हैं ये इन्वॉल्व है मूवमेंट लोकोमोशन में, मूवमेंट एंड लोकोमोशन में, और जनरेशन ऑफ हीट कहते हैं। जो सिविंग वगैरह करते हैं, कपकपी जो लगती है आपको, वो हीट जनरेट करने के लिए होता है। तो हीट जनरेट भी करता है और ये
मूवमेंट लोकोमोशन में समझ में आ गया बच्चों? और देखो, जो नर्वस होता है, जो नर्वस टिश्यूज होते हैं, नर्वस टिश्यूज का फंक्शन रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस कहते हैं। देखिए, नर्वस का काम क्या है? इट डिटेक्ट द चेंज चाहे वो एक्सटर्नल चेंज हो और इंटरनल चेंज हो, एंड it detects the change and provides the होम्योस्टेसिस कहा जाता है। किसी भी तरह के चेंज को, चाहे वो एक्सटर्नल चेंज हो बॉडी का, चाहे आप इन्वायरमेंटल कांटेक्ट में आ रहे हैं, बाहर का चेंज या अंदर का चेंज, उसको डिटेक्ट करता है ये, और ये आपके ऑर्गन को कोऑर्डिनेट करेगा ताकि आपका होम्योस्टेसिस बना रहे। इंटरनल बैलेंस कहते हैं, इंटरनल बैलेंस कहा जाता है बॉडी का। होम्योस्टेसिस मीन्स, होम्यो मतलब बैलेंस कहते हैं, एक जैसा, कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट कहा जाता है कि आप जैसा पहले थे वैसा रहना चाहते हैं। अचानक कोई चेंज हुआ है तो चेंज को आप रेस्पॉन्ड करते हैं, और रेस्पॉन्स किस लिए होता है कि आप जैसे पहले कंडीशंस में थे उसी कंडीशन में वापस आना चाहते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड होम्योस्टेसिस। आपको अपना एक कांस्टेंट एनवायरनमेंट मेंटेन करना है। तो नर्वस सिस्टम जो होता है, देखो नर्वस टिश्यूज जो होते हैं, ये तुरंत एक चेंज को रीड करेगा कि क्या हुआ। तो ये आप याद रखिएगा, हमने बता दिया कि मोटे तौर पे ये अलग अलग टिश्यूज के ये 4 अलग अलग डिफरेंसेस हैं कि ओरिजिन के बेसिस पे और फंक्शंस के बेसिस पे कैसे आप इसे डिस्टिंग्विश करेंगे। चलिए अब देखते हैं। एपिथेलिया का मैंने कहा कि इसके 2 टाइप्स हैं एक्चुअली। देखिए, एक लिखते हैं कवरिंग एपिथेलिया, and one is called glandular epithelial कहते हैं। आपको पता है कवरिंग जो होता है, और एक देखो, अगर कवरिंग की बात करें, एक सिंपल होता है और एक कंपाउंड होता है। और ब्रॉडली ये भी 2 तरह का होता है, एक एक्सोक्राइन होता है और एक एंडोक्राइन होता है। समझ में आ गया बच्चों? तो एपिथेलिया के 2 टाइप हो गए, कवरिंग एंड ग्लैंडुलर। कवरिंग के 2 टाइप हो गए, सिंपल एंड कंपाउंड। और ग्लैंडर के भी 2 टाइप होते हैं, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन कहते हैं। एक्चुअली ग्लैंडर है क्या? ग्लैंडर सिंपल से ही डेवलप होता है या कंपाउंड से डेवलप होता है? ये कोई अलग से कुछ नहीं होता कि कुछ ऐसा टिश्यूज जो सिक्रीशन में इन्वॉल्व हो गया, उसी को ग्लैंड्स कह दिया। पहले एपिथेलिया ही था वो, बट वो मॉडिफाई कर गया सिक्रीशन के लिए। तो जो ग्लैंडर एपिथेलिया होता है, जो ग्लैंड्स आपके बॉडी में होते हैं, वो इसी सिंपल या कंपाउंड का वो मॉडिफिकेशन होता है। समझ में आ गया? अब मैं बता रहा हूं पहले आपको कि सिंपल और कंपाउंड में क्या फर्क है। ये देखिए, अब देखो, तो एक ब्रॉडली क्या कहते हैं कि एक ऐसा स्ट्रक्चर देखिए, सपोज करो यहाँ मेरे पास
जैसे ये एक मेम्ब्रेन है, देखो यहाँ पर, इसका नाम हमने रखा हुआ है बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं, देखो इसको। और इसके ऊपर एक एक सिंगल लेयर ऑफ, देखो, सेल्स है जो, देखिए ऐसे, तो देखिए यहाँ पर ये तो बेसमेंट मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है नीचे, और ये देखो इसके ऊपर ये सिंगल लेयर ऑफ सेल्स है, ठीक है। और देखो नीचे की तरफ ये इसे कहते हैं एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। इसके ऊपर ये लाइन होता है बेसमेंट का। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे क्या होता है, वो कनेक्टिव टिश्यूज होता है, जिसे एरियोलर कनेक्टिव टिश्यूज कहते हैं। और ये सिंगल लाइन में सेल्स का एक पार्ट है, देखो एक ही सेल्स का एक ही सिंगल लाइन होता है। ये सिंपल की बात मैं बता रहा हूं आपको। और कंपाउंड में देखिए क्या होता है, ये देखिए, देखो यहाँ पर सब कुछ वही है, देखो सब कुछ वही है, बट डिफरेंस ये है, देखो यहाँ पर जो सेल्स का जो अरेंजमेंट है, ये मोर देन वन लेयर ऑफ सेल्स कहा जाता है। सिंगल लाइन में सेल्स नहीं होता, देखो यहाँ पर ये मल्टीपल लेयर ऑफ सेल्स कहते हैं। देखो ये क्या है बताओ, इसे मल्टीपल लेयर ऑफ सेल्स कहते हैं। समझ में आ गया बच्चों? तो एक सिंगल लाइन में है और एक मल्टीपल लाइन में है, तो मेन डिफरेंस तो यही होता है। बाकी सब तो एक जैसा होता है। देखो और याद रखना, जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है ये एक नॉन सेलुलर मेम्ब्रेन होता है। सिंथेसाइज्ड बाय epithelial cells and underlying connective tissues कहते हैं। एक्चुअली क्या है, देखिए ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है ना, अगर आप इसको इनलार्ज करके देखेंगे तो देखो ये डबल लाइन का बना हुआ है। इसमें दो लाइन होता है। देखो अपर वाले पार्ट का नाम, जो ऊपर की तरफ देख रहे हैं आप, इसका नाम होता है बेसल लेमिना कहते हैं, और नीचे वाले का नाम रेटिकुलर लेमिना कहता है। समझिए अब मैं क्या कह रहा हूं? बिल्कुल, चाहे वो सिंपल हो चाहे वो कंपाउंड हो, सबके नीचे एरियुलर कनेक्टिव टिश्यूज ही होता है। बेसमेंट के नीचे क्या होता है बताओ? एरियुलर कनेक्टिव टिश्यूज ही होता है दोनों की तरफ। और मैंने क्या कहा कि बेसमेंट मेम्ब्रेन कोई सेलुलर मेम्ब्रेन नहीं होता, ये एक नॉन सेलुलर मेम्ब्रेन है जिसका सिंथेसिस, अरे क्यों नहीं होगा कंपाउंड में बेसमेंट मेम्ब्रेन? ये कहां तुम लोगों ने पढ़ लिया? अरे यहां पर ये बताओ, ये क्या है, ये क्या है? एक ही चीज तो है भाई साहब, चाहे वो सिंपल हो चाहे वो कंपाउंड हो। क्या मतलब बिना किसी सरफेस का आप बॉन्डेड दीवार, कोई वॉल बना देंगे क्या?
अरे नीचे सपोर्ट तो होना चाहिए कुछ भी। बेसमेंट मेम्ब्रेन दोनों में कॉमन होता है, चाहे वो सिंपल हो चाहे वो कंपाउंड हो, दोनों के नीचे एड्यूलर कनेक्टिव टिश्यूज मिलते हैं। और मैंने क्या कहा कि बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होता है वो कोई सेलुलर मेम्ब्रेन नहीं है, ये एक नॉन सेलुलर मेम्ब्रेन है जिसका सिंथेसिस दोनों जगह से होता है, एपिथेलिया से भी होता है और अंडरलाइंग टिश्यूज से भी होता है। और यहां देखो मैंने क्या कहा कि अगर ये आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है, देखो यहां पर इसमें दो लाइनें देखो, अपर लाइन इसका नाम बेसल लेमिना होता है, और बेसल लेमिना का फॉर्मेशन कौन करता है? एपिथेलियल सेल्स, ऊपर वाले सेल्स जो होते हैं। देखिए अगर आप देखेंगे ऐसे, देखिए अगर मान लो ये एपिथेलिया का ये सेल्स है, देखिए ऐसे ये, तो ये बनाता है, देखो ये लाइन, जो सेल्स होते हैं ये इसका लाइन होता है। और जो नीचे की तरफ आप देख रहे हो स्ट्रक्चर, देखिए ये एसीटी होता है, ये बनाता है, देखो ये लाइन। तो ये एक मिला जुला कोलिशन गवर्नमेंट की तरह होता है। ये ऊपर वाले सेल्स का सिक्रेशन है बेसल लेमिना, और नीचे वाले टिश्यूज का सिक्रेशन क्या बताओ? रेटिकुलर लेमिना कहते हैं। और दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं? बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा आपसे कि बेसमेंट मेम्ब्रेन का जो फॉर्मेशन है ये कहां से होता है? एपिथेलियल टिश्यूज से होता है, कनेक्टिव टिश्यूज से होता है, दोनों से होता है। तो आंसर क्या होगा बच्चों? क्या होगा आंसर? बोथ, यस। एपिथेलियल टिश्यूज का जो फॉर्मेशन, सॉरी बेसमेंट मेम्ब्रेन का जो फॉर्मेशन है ये दोनों जगह से होता है, एपिथेलिया से भी होता है और कनेक्टिव से भी होता है। क्लियर? समझ में आ गया? बिल्कुल सही बात है। ये एड्यूलर कनेक्टिव टिश्यूज और एपिथेलिया के सेल्स के सिक्रीशन के मिलने से बनता है। ठीक है ना? समझ में आ गया? अब देखिए, अब देखो कोई भी देखो चाहे वो सिंपल हो चाहे वो कंपाउंड हो, इसका देखो ये फ्री सरफेस कहता है, ये इसका फ्री सरफेस है। देखो, और देखो यहां भी फ्री सरफेस होता है। अगर देखा जाए तो ये इसका फ्री सरफेस है, देखिए, है ना? क्योंकि देखो सिंपल में देखिए अगर आप, तो सिंपल में जो ऊपर है मतलब एक ही लाइन होता है ना, उसी को एपिकल सेल भी कहते हैं, उसी को बेसल भी कह सकते हैं। बट अगर कंपाउंड की बात करेंगे तो कंपाउंड में देखो ये जो देख रहे हैं ऊपर आप, ये एपिकल सेल है, एपिकल सेल्स कहते हैं इसको। और जो बॉटम पे इसको क्या बोलेंगे? उसको बेसल कहते हैं, बेसल लेयर ऑफ सेल्स कहते हैं। देखो इसको एपिकल सेल एंड बेसल लेयर ऑफ सेल्स कहा जाता है। देखो इसको, और दोनों का जो अपर एक्सपोज पार्ट है उसको फ्री सरफेस कहा जाता है। और याद रखिएगा, अगर पूछा जाएगा आपसे कि जो फ्री सरफेस होता है, ये आंसर में लिखा हुआ देखो, फ्री सरफेस ऑफ epithelial cells either face external environment or internal body fluids। तो स्किन तो बाहर के इन्वायरमेंट को फेस कर रहा है ना? तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हो गया वो। और अगर आप देखिए यहाँ पे, सपोज करो
क्या देखो, अब अगर मान लो ये हमारा ब्लड वेसल है, ये मान लो ब्लड वेसल है, और ब्लड वेसल्स का देखो ये इनर देखो पार्ट है, इसमें देखो ब्लड फ्लो कर रहा है। तो मुझे बताओ ये जो इसका पार्ट है, ये जो इसका सेल्स होता है, ये इसको फेस कर रहा है, ब्लड को फेस कर रहा है, देखो ये, है ना। मतलब क्या है कि एपिथेलियल का जो सेल्स होता है ना, उसका जो फ्री सरफेस होता है, वो या तो वो फेस करेगा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को, या फिर आप जानते हैं कि वो फेस करता है इनर बॉडी पार्ट को, इनर बॉडी फ्लूइड्स को। और ये आपके एनसीईआरटी में लाइन लिखा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये याद रखिएगा। ऑलवेज ये बाहर की तरफ फेस नहीं करता, ये आपकी इंटरनल बॉडी कैविटी को भी फेस करता है, जिसमें फ्लूइड फ्लो कर रहा होता है। समझ में आ गया बच्चों? ठीक है ना? हाँ जी। और देखो एक चीज याद रखना कि अब देखो ये फर्स्ट पॉइंट मैंने बता दिया, ये दूसरा पॉइंट है, बेसमेंट के बाद देखो सेकंड पॉइंट है, तीसरा पॉइंट देखा जाएगा, लिखते हैं एपिथेलियल टिश्यूज आर, ये दोनों के लिए बता रहा हूं मैं आपको, कॉमन पॉइंट बता रहा हूं मैं, एपिथेलियल टिश्यूज आर ए वैस्कुलर कहते हैं, विदाउट ब्लड वेसल होता है, क्या बोलते हैं इसको, विदाउट ब्लड वेसल होता है। देखो एपिथेलियल टिश्यूज में अपने ब्लड वेसल्स नहीं है, तो क्या होता है देखो, ये देखिए जो ब्लड वेसल यहां पे प्रेजेंट है, देखो ये ब्लड वेसल होता है, देखो इसमें जो नीचे की तरफ का ब्लड वेसल होता है, देखो ये देखिए, ये ब्लड वेसल कनेक्टिव का होता है, देखो, और यहां से ब्लड डिफ्यूज करता है, देखो ऊपर की तरफ। मतलब ये है कि बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होता है वो ब्लड के प्लाज्मा के लिए या ब्लड के लिए, ब्लड के फ्लूइड के लिए वो परमेबल होता है। एक तरह का कह सकते हैं ये सब कुछ अलाउ नहीं करेगा, बट जो अंडरलाइंग ब्लड वेसल होता है, उसी ब्लड वेसल का जो प्लाज्मा का जो पार्ट है वो ऊपर डिफ्यूज करता है, इनके अपने ब्लड वेसल्स नहीं होते। और ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, एपिथेलियल टिश्यूज आर एवैस्कुलर, आज ये सेमी परमेबल कह सकते हैं आप इसको। एपिथेलियल टिश्यूज आर एवैस्कुलर, दे डोंट हैव ओन ब्लड वेसल। तो इसको ऑक्सीजन कहां से मिलेगा, इसके सेल्स को न्यूट्रिशन कहां से मिलेगा बताओ? तो इसको ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन मिलता है कहां से बताओ? अंडरलाइंग ब्लड वेसल से। याद रखिएगा, फोर्थ पॉइंट क्या ऐसे लिख लीजिएगा आप इसमें, कंपोनेंट ऑफ ब्लड प्लाज्मा diffuses across the basement membrane। हाँ जी बच्चों, समझ में आ रहा है ये? इनके अपने ब्लड वेसल्स नहीं है, तो ये ए वैस्कुलर होता है। और एक पॉइंट याद रखिएगा, वेरी पुअर न्यूरल सप्लाई कहते हैं, बहुत ज्यादा ये न्यूरल सप्लाई से कनेक्टेड नहीं होता। अगर देखा जाए तो नर्व का बहुत ज्यादा प्रॉपर यहाँ पे सप्लाई नहीं होता,
तो वेरी पुअर न्यूरल सप्लाई कहता है इसमें। और देखो अब ये एक चीज बता दूं मैं आपको, देखना पर से जैसे मान लो ये एक बेसमेंट मेम्ब्रेन है और ये देखो सेल्स है, थोड़ा थोड़ा मैं थोड़ा जगह बना रहा हूं, देखो दो सेल्स के बीच में। तो ये हो गया बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये हो गए सेल्स। और देखो दो सेल्स के बीच में एक बहुत नैरो स्पेस है, देखिए दो सेल्स के बीच में एक बहुत ज्यादा नैरो स्पेस है, इसे कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस कहते हैं, देखो इसको, या इसी को कहते हैं इंटरस्टिशियल कैविटी भी कहते हैं, देखो इसको। है ना? और ये स्पेस बहुत कम होता है और इसके अंदर आप देखेंगे एक काफी पुअर अमाउंट में कहते हैं, देखो ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है एक्चुअली, देखो ऐसे। तो ये जो आप बीच में देख रहे हो दो सेल्स के बीच में, ये मैट्रिक्स है, इसको कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंस भी कहते हैं, देखो इसको। और ये आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि ये दोनों के लिए बता रहा हूं मैं आपको, देखो अगर मैं 6 पॉइंट बताऊं यहां पर, देखिए ऐसे वेरी नैरो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस कहते हैं, which contains very poor amount of matrix। कंप्लीटली absent नहीं है, बट एनसीईआरटी में लिखा हुआ ये वर्ड वेरी पुअर अमाउंट। और सेल्स बहुत कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं, देखिए जगह ही नहीं होता बीच में, तो ऑब्वियस सी बात है सेल्स में कॉम्पैक्टनेस ज्यादा होता है। तो 7 पॉइंट कह सकते हैं आप, सेल्स आर कॉम्पैक्टली पैक्ड लिखा जाता है। तो ये मैंने बता दिया, देखो ये जनरलाइज फीचर है सिंपल का भी कंपाउंड का भी, है ना। अब मैं बताऊंगा कि सिंपल के क्या टाइप होते हैं, कंपाउंड के क्या टाइप होते हैं। अभी जो मैंने बताया ये जनरलाइज फीचर है जो दोनों के लिए होता है, सिंपल के लिए होता है और कंपाउंड के लिए भी होता है। फर्क इतना ही था कि सिंपल में एक लाइन होता है और मल्टीपल में एक से ज्यादा लाइन होता है। ठीक है बच्चों, और बाकी अब डिस्कस करेंगे कल वाली क्लास में। तो कल अब हम पढ़ेंगे बाकी वाली बातें।